डियर स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने देखा है कि डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे हुई और ये देखा गया अब कि जो ये मैटर हैं इसमें नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स हैं। अब अगर मैटर में नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल है मगर मैटर एज ए होल न्यूट्रल है, तो मैटर को न्यूट्रल रखने के लिए फिर वहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स भी होने चाहिए, तब ही मैटर न्यूट्रल रह सकता है। तो इसी आइडिया को इस्तेमाल किया गोल्डस्टीन ने और उसने एक नया पार्टिकल भी डिस्कवर किया है, एक पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल डिस्कवर किया विच इज़ कॉल्ड प्रोटॉन। तो आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे, दैट इज़ डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। हमारा टॉपिक जो आज का होगा दैट वुड बी डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। और ये जो प्रोटॉन है इसको डिस्कवर किया है गोल्डस्टीन ने। प्रोटॉन्स को भी डिस्कवर किया गया उसी तरीके से जिस तरह से इलेक्ट्रॉन्स को डिस्कवर किया गया। एक्सपेरिमेंटल सेटअप ऑलमोस्ट सेम था। तो जो वहाँ पे एक्सपेरिमेंट किया गया जिससे प्रोटॉन को डिस्कवर किया गया था, वो एक्सपेरिमेंट सेटअप इस तरह से था जो हम यहाँ पे देखेंगे। जिस तरह से इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया गया और जो उस वक्त जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप था, यहाँ पर भी एक्सपेरिमेंटल सेटअप उसी तरीके से है। एक डिस्चार्ज ट्यूब लिया गया और इस डिस्चार्ज ट्यूब में इलेक्ट्रोड्स फिट किए गए और इन इलेक्ट्रोड्स को ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव। जो पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जो इलेक्ट्रोड अटैच होगा इट इज़ कॉल्ड एनोड, और जो नेगेटिव के साथ अटैच होगा दैट इज़ कॉल्ड कैथोड। इस डिस्चार्ज ट्यूब में गैस लिया गया एट ए वेरी लो प्रेशर और उस लो प्रेशर को रेगुलेट किया गया, मेंटेन किया गया बाय यूजिंग वैक्यूम पंप। जिस तरह से हमने देखा है कि जब पोटेंशियल अप्लाई किया गया अबाउट 10,000 वोल्ट्स, ये देखा गया था कि जो कैथोड के अपोजिट साइड में यहाँ पे जिंक सल्फाइड स्क्रीन की कोटिंग की गई थी, तो वहाँ पे एक्चुअली क्या पैदा हो रहा था, ग्रीन कलर पैदा हो रहा था। और ये जो ग्रीन कलरेशन यहाँ पे पैदा हो रही थी, इसको एक्सप्लेन किया गया है कि ये सजेस्ट किया गया है कि कुछ रेज यहाँ से आ रहे हैं कैथोड की जानिब से जो ये ग्रीन कलरेशन पैदा कर रहे हैं। तो उन रेज को कैथोड रेज का नाम दिया गया जो हमने पढ़ा है। नाउ अब इसी एक्सपेरिमेंटल सेटअप को थोड़ा बहुत मॉडिफाई किया गया। यहाँ पे जो अब ये कैथोड है, यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ, इस कैथोड को परफोरेटेड इसमें होल्स बनाए गए और ये देखा गया कि जिस तरह से यहाँ पे ग्रीन कलरेशन पैदा हो रही थी कैथोड के अपोजिट साइड में, इस साइड में भी जो एनोड के अपोजिट साइड वहां पर भी पैदा हो रही थी एक्चुअली ग्रीन कलरेशन और ग्रीन फ्लोरिसेंस। ये ग्रीन फ्लोरिसेंस कैथोड की जानिब से भी पैदा हो रही थी। जो एनोड के अपोजिट है इस साइड से भी ग्रीन फ्लोरिसेंस पैदा हो रही थी। तो ये माना गया कि एक्चुअली क्या होता है, यहाँ पे कुछ रेज यहाँ से आ रहे हैं एनोड की जानिब से और यही रेज एक्चुअली रेस्पॉन्सिबल हैं जो यहाँ पे ग्रीन फ्लोरिसेंस पैदा कर रहे हैं। तो जो रेज इस वक्त अब एनोड से आ रहे हैं, इन रेज को नाम दिया गया, दे वर कॉल्ड एनोड रेज। इन रेज को नाम दिया गया एनोड रेज।
जिस तरह से हमने कैथोड रेज के बारे में पढ़ा है, तो इसी तरह से इस जानिब भी जो कैथोड है, कैथोड की जानिब भी ये देखा गया कि वहाँ पर भी ग्रीन फ्लोरेसेंस पैदा होती है। तो उस ग्रीन फ्लोरेसेंस को एक्सप्लेन करने के लिए ये सजेस्ट किया गया कि कुछ रेज एनोड की जानिब आ रहे हैं, तो जब वो एनोड से आ रहे हैं, एनोड से आ रहे हैं रेज, और जब वो स्ट्राइक कर रहे हैं टू द ग्लास सरफेस ऑन द कैथोड साइड, वही ये ग्रीन फ्लोरेसेंस पैदा कर रहे हैं। जो रेज एनोड की तरफ से आ रहे हैं उन रेज को नाम दिया गया एनोड रेज, क्योंकि ये रेज इन होल्स में से निकलकर एक्चुअली ये फ्लोरेसेंस पैदा कर रहे थे। बहुत सारी रेज पहले होल्स में से निकलकर यहाँ पे फ्लोरेसेंस पैदा कर रहे थे, तो जिसकी वजह से इनको एक और नाम भी दिया गया कैनोल रेज। होल्स को इस तरह से माना गया कि एज इफ दे आर कैनोल्स, तो जिस तरह से वाटर कैनोल्स होते हैं, तो इसी तरह से ये माना गया है कि जैसे कि ये एनोड रेज इन कैनाल्स के थ्रू पास होकर यहाँ पे ग्रीन फ्लोरेसेंस पैदा कर रहे हैं, तो इन रेज को एक और नाम दिया गया, दे वर आल्सो कॉल्ड कैनोल रेज। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, दे वर आल्सो कॉल्ड कैनोल रेज। और ये देखा गया ये जो एनोड रेज हैं ये पॉजिटिवली चार्जड है, तो उसकी वजह से इनको एक और नाम दिया गया पॉजिटिव रेज। पॉजिटिव रेज भी इनको नाम दिया गया। नाउ जिस तरह से हमने कैथोड रेज के प्रॉपर्टीज को पढ़ा था, तो इसी तरह से इन एनोड रेज की प्रॉपर्टीज को भी पढ़ा, और यह देखा गया कि एनोड रेज जो है वो जो प्रॉपर्टीज दिखा रहे हैं वो प्रॉपर्टीज इस तरह से थे। मैं यहाँ पे इसको अभी रब कर रहा हूँ इस साइड से। तो इन एनोड रेज की प्रॉपर्टीज को पढ़ा गया। यही देखा गया कि ये जो एनोड रेज हैं, ये जो एनोड रेज हैं, जो इसमें इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ याद रखेंगे। एक तो देखा गया कि ये जो एनोड रेज हैं, एनोड रेज ये बेंड हो रहे थे। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो ये एनोड रेज बेंड हो रहे थे नेगेटिव फील्ड की तरफ। तो अगर एनोड रेज नेगेटिव फील्ड की तरफ बेंड हो रहे हैं तो इसका मतलब दे हैव पॉजिटिव चार्ज। तो ये देखा गया एनोड रेज वायर हैविंग पॉजिटिव चार्ज। और एक और इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी इनकी देखी गई कि ये भी देखा गया कि ये एनोड रेज हैं, दे ऑल्सो ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन, क्योंकि इनमें भी ये प्रॉपर्टी देखी गई कि अगर इनके बीच में कोई ओपेक ऑब्जेक्ट रखा जाएगा तो वो शेडो बनाते हैं। तो जब एनोड रेज किसी ओपेक ऑब्जेक्ट का शेडो बनाते हैं तो इसका मतलब ये यहाँ पे साबित होता है कि ये जो एनोड रेज हैं दे ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन। तो एक और प्रॉपर्टी एनोड रेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। थर्ड प्रॉपर्टी, अगर इस डिस्चार्ज ट्यूब में एक माइका व्हील रखा जाएगा जो बहुत ही लाइट व्हील है, तो ये देखा गया कि वो माइका व्हील दैट गेट्स रोटेटेड बाय दिस एनोड रेज। और अगर एनोड रेज उसको रोटेट कर रहे हैं तो इसका मतलब इससे ये साबित होता है कि ये जो एनोड रेज हैं दे आर आल्सो मेड अप ऑफ मटेरियल पार्टिकल्स। तो एक और प्रॉपर्टी इसकी, एनोड रेज आर मेड अप ऑफ मटेरियल पार्टिकल्स। तो ये प्रॉपर्टीज देखी गई। अब जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हमें याद रखनी है यहाँ पे, सबसे पहली जो प्रॉपर्टी यहाँ पे देखेंगे, नाउ सी, मैं अब इसको रब करने जा रहा हूँ। अगर आपको याद होगा जब हम कैथोड रेज के बारे में पढ़ रहे थे तो ये देखा गया जो नेचर ऑफ कैथोड रेज था, वो इंडिपेंडेंट था ऑन द नेचर ऑफ गैस टेकन इन द डिस्चार्ज ट्यूब। जो भी कैथोड रेज थे उनका नेचर गैस जो डिस्चार्ज ट्यूब में लिया जाता था
उस पर डिपेंड नहीं कर रहा था। मगर यहाँ पे देखा गया जो भी एनोड रेज हैं एनोड रेज का नेचर दैट डिपेंड्स ऑन द गैस टेकन इन द डिस्चार्ज ट्यूब। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप याद रखोगे यहाँ पे। द नेचर ऑफ anode rays, the nature of anode rays depends on the nature of anode rays depends on the gas taken in discharge tube। और हम ये देखेंगे कि वो इस पर डिपेंड क्यों करता है, एनोड रेज का नेचर क्यों उस गैस पे डिपेंड करता है जो हम डिस्चार्ज ट्यूब में लेंगे। ठीक है, एक और चीज़, ये भी एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट आप याद रखेंगे। इन एनोड रेज, ये जो एनोड रेज हैं, इन एनोड रेज का E/m निकाला गया, E/m। और जब डिफरेंट गैसेस इस डिस्चार्ज ट्यूब में लिए जाते थे, जब डिफरेंट गैसेस यहाँ पे हम लेते थे, तो ये देखा गया E/m दैट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ गैस। तो यहाँ पर भी आप याद रखेंगे कैथोड रेज में E/m दैट वाज अगेन इंडिपेंडेंट ऑफ द गैस टेकन इन द डिस्चार्ज ट्यूब, मगर यहाँ पे E/m दैट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ गैस टेकन इन द डिस्चार्ज ट्यूब। सो यहाँ पे मैं लिखूंगा E/m ऑफ एनोड रेज डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ गैस taken in discharge tube। और इसको भी हम देखेंगे, यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से एनोड रेज का E/m डिपेंड करता है ऑन द नेचर ऑफ गैस टेकन इन डिस्चार्ज ट्यूब। आप इसको अभी नोट कीजिए। अब मैं इसको रब करने जा रहा हूँ। आप नाउ सी, एनोड रेज जो हैं इनका ऑरिजिन, एक्चुअली ये कैसे बनते हैं एनोड रेज। देखिए, तो यहाँ पे आप ऑरिजिन ऑफ एनोड रेज, मैं यहाँ पे ऑरिजिन ऑफ एनोड रेज यहाँ पे डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि क्यों नेचर ऑफ एनोड रेज डिपेंड्स ऑन द गैस टेकन इन डिस्चार्ज ट्यूब। सबसे पहले आप याद रखेंगे जो भी एनोड रेज हैं, ये एनोड रेज गैस से ही बनते हैं। जो हम गैस डिस्चार्ज ट्यूब में लेते हैं उसी से एनोड रेज बनते हैं। अब कैसे बनते हैं देखिए आप। फॉर एग्जांपल, अगर हम हाइड्रोजन गैस यहाँ पे ले लेंगे, हाइड्रोजन गैस, तो जब हम हाइड्रोजन गैस ले लेंगे, जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, तो ये हाइड्रोजन गैस, इसका जो हाइड्रोजन है ये आयोनाइज होगा, इससे इलेक्ट्रॉन नॉकआउट होगा। तो जब हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन नॉकआउट होगा तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, H पॉजिटिव। ठीक है, तो इसी तरह से अगर एक और हाइड्रोजन ले लेंगे, उसकी भी आयोनाइजेशन इसी तरह से होगी, H पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन, H पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन, H पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन। और हमें पता है कि जब ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दे आर नेगेटिवली चार्जड, यही इलेक्ट्रॉन्स एक्चुअली बनाते थे कैथोड रेज, ये हमें पता है। पर जो ये पॉजिटिवली चार्जड पार्टिकल है, एक्चुअली यहाँ पे ये जो पॉजिटिवली चार्जड पार्टिकल है, चूंकि इनके पास पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिवली चार्जड होने की वजह से ये किस जानिब जाएंगे, कैथोड की जानिब। तो एक्चुअली यही एक्चुअली बनाते हैं यहाँ पे एनोड रेज। तो एनोड रेज यहाँ पे बनाते हैं इस गैस में, हाइड्रोजन गैस में एनोड रेज H पॉजिटिव से ही बनते हैं। नाउ देखिए आप, तो ये मैंने यहाँ पे हाइड्रोजन गैस लिया। नाउ अब हम एक और गैस ले लेंगे, ऑक्सीजन। तो अगर हम ऑक्सीजन गैस ले लेंगे, ऑक्सीजन से पहले O बन जाएगा, तो O से भी इलेक्ट्रॉन निकलकर O पॉजिटिव बन जाएगा। अगर हम एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकालेंगे, ये इलेक्ट्रॉन कैसे निकलता है, बिकॉज वी आर गिविंग द पोटेंशियल। उस पोटेंशियल की वजह से आयोनाइजेशन होती है इस ऑक्सीजन की, इलेक्ट्रॉन इससे नॉकआउट होता है, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने की वजह से ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज चढ़ जाएगी। तो ये O जो है, ये O किस में तब्दील होगा, O पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन। इसी तरह से चूंकि यहाँ पे मिलियंस ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स होंगे,
तो इसी तरह से एक और ऑक्सीजन O पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन देगा, इसी तरह से एक और ऑक्सीजन O पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन में तब्दील होगा, O पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन में तब्दील होगा। क्योंकि हमें पता है कि ये इलेक्ट्रॉन्स क्या बनाते थे, कैथोड रेज जो हमने पढ़ा है, और यहाँ पे जो एनोड रेज होगी वो O पॉजिटिव की बनी होगी। जो यहाँ पे एनोड रेज होगी वो एनोड रेज किसकी बनी होगी, O पॉजिटिव की। यहाँ पे एनोड रेज H पॉजिटिव की बनी थी, तो यहाँ पे एनोड रेज O पॉजिटिव की बनी है। O पॉजिटिव और H पॉजिटिव दे आर डिफरेंट, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे एनोड रेज डिफरेंट होगी और यहाँ पे एनोड रेज डिफरेंट होगी। तो इसी तरह से अगर हम नाइट्रोजन ले लेंगे वहाँ पे एनोड रेज और डिफरेंट होगी। तो यही वजह है कि डिफरेंट गैसेस में जो भी एनोड रेज थे उनका नेचर डिफरेंट गैसेस में डिफरेंट था, जिस तरह से मैंने आपको यहाँ पे दिखाया। नाउ एक और चीज़ यहाँ पे आप याद रखेंगे, ये देखा गया कि जो भी ये एनोड रेज हैं, अब ये एनोड रेज एक्चुअली अगर हम देखेंगे एनोड रेज है क्या, एनोड रेज आर एक्चुअली मेड अप ऑफ पॉजिटिवली चार्जड गैसियस आयन्स। जो एनोड रेज हैं वो बनी होती हैं पॉजिटिवली चार्जड गैसियस आयन्स की, ये आप याद रखिएगा। नाउ इन एनोड रेज को, ये अब एनोड रेज हैं पॉजिटिवली चार्जड गैसियस आयन्स की जो बनी है, मैं सिर्फ एनोड रेज को यहाँ पे दिखा रहा हूँ। और अब डिफरेंट गैसेस लिए गई, अब ऑक्सीजन भी लिया गया, उनकी एनोड रेज के बारे में भी पढ़ा, नाइट्रोजन भी लिया गया, वहाँ पर भी एनोड रेज के बारे में पढ़ा गया। जब हाइड्रोजन गैस लिया गया, अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप याद रखिए, जब हाइड्रोजन गैस लिया गया उस वक्त जो एनोड रेज हैं, हाइड्रोजन गैस के दौरान जब हाइड्रोजन गैस इस डिस्चार्ज ट्यूब में लिया गया, उस वक्त जो एनोड रेज हैं, उन एनोड रेज के जो पार्टिकल्स हैं उनका देखा गया दे हैव लोवेस्ट मास। इन केस ऑफ हाइड्रोजन गैस द एनोड रेज पार्टिकल्स वर हैविंग लोवेस्ट मास, और उन पार्टिकल्स, जो पार्टिकल्स एनोड रेज बनाते हैं हाइड्रोजन गैस में, उन पार्टिकल्स को ही नाम दिया गया प्रोटॉन। सो व्हाट आर प्रोटॉन? Protons are actually the particles which constitute the anode rays. Protons are the particles which constitute the anode rays in case of hydrogen gas. तो यहाँ पे मैं लिखना चाहूँगा in case of hydrogen gas, anode rays particles were found to have lowest mass and have charge, और उनकी चार्ज कितनी देखी गई? In case of hydrogen gas, anode rays particles were found to have lowest mass and have charge plus 1.6 into 10 raised power minus 19 coulomb, and these particles were called उनको ही नाम दिया गया प्रोटॉन्स। तो प्रोटॉन्स क्या है? एक्चुअली प्रोटॉन्स वो पार्टिकल्स हैं जो बनाते हैं एनोड रेज, मगर कहाँ पे? इन केस ऑफ हाइड्रोजन गैस, और इनकी चार्ज कितनी देखी गई? 1.6 into 10 raised power minus 19 coulomb, मगर ये चार्ज पॉजिटिव देखी गई। इनफैक्ट the charge on the protons were found to be same as that of the electron but with opposite sign। ठीक है, तो ये जो प्रोटॉन है इसका मास अब कैसे देखा गया, मैं यहाँ पे वो बताने की कोशिश करूँगा, आप इसको प्लीज़ नोट कीजिए। आप अब देखिए आप मास ऑफ प्रोटॉन को कैसे अब निकाला गया। यहाँ पे आप मास ऑफ प्रोटॉन, नाउ सी मास ऑफ प्रोटॉन कैसे निकाला गया। ये देखा गया कि जो एनोड रेज हाइड्रोजन गैस में हमें मिलते हैं, उन एनोड रेज के पार्टिकल्स का E/m देखा गया। E/m
ये E/m किन पार्टिकल्स का देखा गया, उन पार्टिकल्स का जो एनोड रेज बनाते हैं हाइड्रोजन गैस में। ये याद आप रखिएगा, हम यहाँ पे E/m उन पार्टिकल्स का यहाँ पे लिखने जा रहे हैं जो पार्टिकल्स बनाते हैं एनोड रेज मगर इन केस ऑफ हाइड्रोजन गैस। और ये E/m देखा गया, दैट वाज फाउंड टू बी 9.58 × 10⁴ कूलम पर ग्राम। क्योंकि यहाँ पे E चार्ज, कूलम मास, ग्राम्स में यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ, आप केजीज में भी लिख सकते हैं। नाउ E/m तो उस अगर आप केजीज में ले लेंगे ऑटोमेटिकली ये वैल्यू थोड़ा चेंज होगा। सो E/m वाज फाउंड टू बी दिस फॉर द पार्टिकल्स कॉन्स्टिट्यूटिंग द एनोड रेज इन केस ऑफ हाइड्रोजन गैस। और इनकी चार्ज देखी गई, E निकाला गया था, दैट वाज 1.6 × 10⁻19 कूलम। तो अगर मैं इसको फर्स्ट लिखूं, सेकंड, तो इन दो वैल्यूज़ को यूज़ करके मास ऑफ द प्रोटॉन निकाला गया। देखिए आप, तो यहाँ पे मैं लिखने जा रहा हूँ आप, सिंस E/m इज इक्वल टू 9.58 × 10⁻4 कूलम पर ग्राम। E का वैल्यू हमें पहले ही पता है, तो हम इस तरह से लिख सकते हैं 1.6 × 10⁻19 कूलम डिवाइड बाई m इज इक्वल टू 9.58 × 10⁻4 कूलम पर ग्राम। तो अगर मैं m को राइट साइड में ले जाऊंगा तो यहाँ पे क्या हमें मिल जाएगा, 1.6 × 10⁻19 कूलम डिवाइड बाई 9.58 × 10⁻4 कूलम पर ग्राम। ये कूलम पर कूलम कैंसिल हो जाएगा, तो हमें यहाँ पे मास ऑटोमेटिकली निकलेगा ग्राम्स में। तो जब आप ये वैल्यू देखेंगे यहाँ पे, एक्चुअली जब इसको सॉल्व करोगे इट विल कम आउट टू बी 1.67 × 10⁻24 ग्राम। दैट वुड बी द मास ऑफ प्रोटॉन। ये आप याद रखिएगा, दिस इज मास ऑफ प्रोटॉन। तो यहाँ पे मैं ये लिखूंगा, नाउ मास ऑफ प्रोटॉन इज mass of proton, that is 1.67 × 10⁻24 ग्राम। तो अगर आप केजीज में आप निकालना चाहेंगे तो सिंपली ग्राम्स को केजीज में तब्दील करेंगे, दैट विल बी 1.67 × 10⁻, it is -24। देखिए आप 19.4 एग्जैक्टली इट इज़ -24, तो -24 है यहाँ पे, तो ये बन जाएगा -27 kg। ये आप याद रखिएगा आप। तो इस तरह से मास ऑफ प्रोटॉन निकाला गया। तो लास्ट पॉइंट यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा, सो दिस वाज अबाउट डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा कि यहाँ पे परफोरेटेड कैथोड लिया गया। अब परफोरेटेड कैथोड क्यों लिया गया, इसका एक रीज़न ये है कि जो एक्चुअली एनोड रेज के पार्टिकल्स हैं, दे आर हेवी, दे गेट स्टिक टू द इलेक्ट्रोड। एज ए रिजल्ट उस जब वो गिलास ट्यूब तक नहीं पहुंच पा रहे थे, ऑटोमेटिकली वो ग्रीन फ्लोरेसेंस हमें दिखाई नहीं दे रही थी, तो जिसकी वजह से इनको जल्दी ऑब्जर्व नहीं किया गया था। तो जब यहाँ पे होल्स किए गए तो अब ये हेवी पार्टिकल्स वो ईजिली इन होल्स में से पास होकर इस गिलास वॉल्स के साथ स्ट्राइक करके ग्रीन फ्लोरेसेंस पैदा कर रहे थे, तो जिसकी वजह से हमने ईजिली फिर ये आइडिया लगा लिया कि यहाँ पे कुछ रेज आ रहे हैं एनोड की तरफ से जो यहाँ पे ग्रीन फ्लोरेसेंस पैदा करते हैं, तो उन रेज को नाम दिया गया था एनोड रेज। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे मैंने लिखा ग्रीन फ्लोरेसेंस। एक्चुअली दो फिनोमिनाज हैं, एक को बोलते हैं फ्लोरेसेंस और दूसरा होता है फास्फोरेसेंस। फ्लोरेसेंस और फास्फोरेसेंस में क्या फ़र्क है, अगर किसी ऑब्जेक्ट पर लाइट पड़ जाएगी और वो ऑब्जेक्ट साइमल्टेनियसली उस लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा, तो उस वक्त हम कहते हैं उस फिनोमिना को दैट इज़ कॉल्ड फ्लोरेसेंस। मगर कुछ ऑब्जेक्ट्स ये भी होते हैं कि उस पर अगर लाइट पड़ जाएगी तो वो वहाँ पे लाइट रिफ्लेक्ट करते हैं, तो अगर हम यहाँ से लाइट देना बंद भी करेंगे तो कुछ टाइम के लिए वो फिर भी वो लाइट कंटिन्यूसली देते हैं। तो जब कोई ऑब्जेक्ट उस पर जब लाइट पड़ेगी तो वो साइमल्टेनियसली लाइट वापस देगा, और जब भी यहाँ पे स्टॉप करेंगे और वो ऑब्जेक्ट भी लाइट देना स्टॉप करेगा तो उस वक्त उस फिनोमिना को हम फ्लोरेसेंस कहते हैं।
तो अगर इसके बरकस हम किसी ऑब्जेक्ट पर लाइट डालते हैं तो फिर यहाँ से लाइट बंद करते हैं, तो वो ऑब्जेक्ट पहले लाइट भी दे रहा है और यहाँ पे स्टॉप करने के बाद भी कुछ देर के लिए वो ऑब्जेक्ट लाइट देता है, तो उस वक्त हम उस फिनोमेना को फॉस्फोरेसेंस कहते हैं। तो यहाँ पे एक्चुअली ग्रीन फ्लोरेसेंस, जो ही ये पार्टिकल्स इस यहाँ पे जिंक सल्फाइड स्क्रीन होता है इसके साथ स्ट्राइक करता है तो वहाँ पे फ्लोरेसेंस पैदा होती है, लाइट स्पॉट्स पैदा होते हैं। तो जब हम यहाँ पे स्टॉप करेंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे लाइट स्पॉट्स बनना स्टॉप होगा, तो उसी लिए यहाँ पे हमने वर्ड इस्तेमाल किया फ्लोरेसेंस। सो दिस वाज अबाउट द डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।